हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे शीट मेटल के बारे में, और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था विभिन्न प्रकार की शीटों के बारे में। उसके साथ साथ कुछ मुख्य टूल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आइए उससे आगे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि शीट मेटल शॉप में कार्य करते समय शीटों पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करनी होती है, उसकी बेंडिंग करनी होती है, कहीं पर उसकी सीमिंग करनी होती है। तो इन सब प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें शीट को नीचे से सहारा देने की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो इसके लिए जो टूल प्रयोग किया जाता है उसे हम स्टेक के नाम से जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेक के साथ। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है स्टेक क्या होता है। तो स्टेक एक प्रकार का सपोर्टिंग और फॉर्मिंग टूल है। इस पर हम क्या करते हैं, शीट को सपोर्ट देते हैं और उसके साथ साथ फॉर्म करने का भी कार्य करता है। फॉर्म मतलब विभिन्न प्रकार के आकार में भी बनाने का कार्य करता है। सपोर्टिंग एंड फॉर्मिंग इस उसको सहारा भी देगा और कई प्रकार के आकार में बदलेगा भी। ठीक, तो इस प्रकार से सपोर्टिंग और फॉर्मिंग टूल है। ये क्या होती है, बेसिकली एक प्रकार की एनविल होती है, जैसे कि जो फोल्डिंग शॉप में एनविल वगैरह प्रयोग की जाती है सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए, जिस पर रखकर हम उस पर चोट मारते हैं, उसी प्रकार इसका भी कार्य होता है। मेटल की बात की जाए तो ये मैलेबल कास्ट आयरन वगैरह, बेसिकली आपको कास्ट आयरन ही लिखा मिलता है या फिर कास्ट स्टील का। ठीक, तो ये कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील से बनाई जाती है। इसमें बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। हेड, जिसको हम दूसरा नाम हार्न भी कहते हैं, फिर सैंक और बॉटम। बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। हेड ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हॉर्न के नाम से भी जानते हैं, बीच वाले पार्ट को सैंक और बॉटम वाले पार्ट को हम बॉटम या तली के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली तीन पार्ट होते हैं स्टेक में। अब अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू शेप, ये कई प्रकार की होती हैं। वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक, इसका जो ऊपर वाला हेड होता है वो किस आकार का होता है, गोल आकार का होता है, राउंड आकार का होता है। गोल ना लिखा मिलेगा तो कहीं कहीं आपको सिलेंड्रिकल भी लिखा मिल सकता है कि ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हमें शीट को गोलाकार में मोड़ना होता है, उसे गोलाई के रूप में मोड़ना होता है, तो प्रयोग किया जाता है राउंड बॉटम स्टेक का। इसे प्रयोग करने से पहले इसका जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे कि प्रयोग करते समय कोई रुकावट पैदा ना हो। बेसिकली इसका प्रयोग कब करेंगे, जब शीट को हमें गोलाई में मोड़ना होगा तब किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हैचेट स्टेक। काफी ज्यादा पूछा जाता है वो कौन सा स्टेक होता है जिसका हेड शार्प, स्ट्रेट एज और एक साइड पर बेबल होता है। जो इसका हेड होता है काफी तीव्र शार्प का होता है, शार्प एज का, और सीधा स्ट्रेट एज का होता है, एक साइड से थोड़ा सा बेबल, जिसे हम हिंदी में तिरछा कहते हैं, थोड़ा सा तिरछा होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब कभी भी शीट को शार्प बेंड करना हो, काफी तेजी से एकदम से बेंड करना हो, या फिर उसको कहीं किनारों पर मोड़ने की जरूरत हो, या फिर बॉक्स जो वगैरह बॉक्स पैंस वगैरह जो बनाते हैं, बॉक्स को मोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं सीटों को शार्प बेंड, किनारों पर मोड़ने, या बॉक्स वगैरह बनाते समय सीटों को मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है हाफ मून स्टेक। हाफ मून मतलब अर्ध चंद्राकार, आधा चांद के जैसा। तो कह सकते हैं इसका जो हेड होता है अर्ध गोलाकार होता है, हाफ राउंड शेप का होता है, और ये काफी शार्प तेज भी होता है। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली शीटों को अर्धगोलाई में या फिर चाप के रूप में मोड़ते समय, या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो दिया जाता है कि मेटल डिस्क पर फ्लेंज बनाते समय हमें शीटों को जब सपोर्ट करना होता है, या कौन सा हम बेसिकली प्रयोग करते हैं स्टेक मेटल डिस्क पर फ्लेंज वगैरह बनाने के लिए। फ्लेंज बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे हाफ मून स्टेक। ठीक, नेक्स्ट आता है फनल स्टेक। जो इसकी आकृति होती है ये अर्धवृत्ताकार होती है, या आगे से देखने में ये कीप जैसी फनल के आकार की दिखाई देती है। फनल स्टेक का प्रयोग किया जाता है कोई भी कीप, जिसे इंग्लिश में फनल कहते हैं, उसकी स्टीमिंग और बेंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब शीट को हमें कीप के आकार में मोड़ना हो, उसे फनल के आकार में शेप देना हो, तो हम प्रयोग करते हैं फनल स्टेक का। नेक्स्ट आता है बिग आयरन स्टेक। इसमें बेसिकली दो हार्न होते हैं या दो हेड होते हैं।
एक हेड जो होता है वो आयताकार होता है और उसके आगे वाला जो हेड होता है वो टेपर सिलेंड्रिकल होता है या टेपर गोलाकार होता है। तो ये हम एक साथ दो प्रकार की इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, आयताकार और टेपर गोलाकार। तो जब कभी भी शीट को हमें स्क्वायर शेप में मोड़ना हो या आयताकार में मोड़ना हो या कोनों पर मोड़ना हो तो हम प्रयोग करते हैं आयताकार वाले पार्ट का, और जब शीट को गोलाकार मतलब सिलेंड्रिकल टेपर में मोड़ना हो तो प्रयोग किया जाता है आगे वाले हेड का जो टेपर गोलाकार हेड होता है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं कब, जब शीट को गोलाकार टेपर में मोड़ना हो तो प्रयोग करेंगे वीक आयरन स्टेक का। नेक्स्ट पूछा जाता है क्रीजिंग आयरन। क्रीजिंग आयरन, इसमें भी बेसिकली दो आपके हेड होते हैं, मतलब एक साथ ही दोनों अटैच होते हैं। पहले वाला थोड़ा सा सिरा इस रेक्टेंगुलर शेप में होता है, आयताकार शेप में होता है, बाकी जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें ग्रूविंग स्लॉट कटे होते हैं। इस स्लॉट का प्रयोग किया जाता है ट्यूब की या कह सकते हैं जो कम डायमीटर वाली पाइप होती है उसकी बेंडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली ट्यूब की बेंडिंग करना हो या लेस डायमीटर वाले पाइप की बेंडिंग करनी हो, उसकी सीमिंग करनी हो तो प्रयोग करेंगे क्रीजिंग आयरन स्टेक। इसमें बहुत छोटे छोटे से स्लॉट कटे होते हैं। इसके बाद आता है प्लेनिसिंग एनविल। प्लेनिसिंग नाम से स्पष्ट है, प्लेन होता है तो इसका हेड जो होता है फ्लैट होता है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब कभी भी हमें शीट को समतल मोड़ना हो, शीट को समतल में करना हो या फिर किनारों पर एज पर फ्लेंज बनाना हो तो फिर प्रयोग करते हैं प्लेनिसिंग एनविल का। बट बेसिकली जब हमें शीट को कभी भी पीट कर समतल करना होता है तो प्रयोग की जाती है प्लेनिसिंग एनविल। नेक्स्ट आता है हॉर्स स्टेक। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कौन सा ऐसा स्टेक है जो दोहरा सपोर्ट प्रदान करता है, मतलब दो सिरे से सपोर्ट प्रदान करता है। इंग्लिश में देखा जाए तो स्टेटमेंट लिखा मिलता है कौन सा स्टेक है जो डबल इंडेड सपोर्ट प्रदान करता है, तो वो होता है हॉर्स स्टेक। इसमें भी दो हॉर्न होते हैं, मतलब दो सिरे पर होते हैं, मतलब हेड बने होते हैं और दोनों काफी लंबे लंबे होते हैं। इनके अंदर आयताकार या वर्गाकार सुराख या होल बना होता है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है काफी फिनिशिंग के लिए, जब किसी भी जॉब की फिनिशिंग करनी हो, सीट की फिनिशिंग करनी हो तो वहां पर इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये डबल एंडेड सपोर्ट प्रदान करता है। तो ये थे स्टेक के बारे में। अब इसके बाद हम जानते हैं, चर्चा करते हैं सीम के बारे में। तो जब कभी भी हमें सीटों को मोड़ना होता है, मोड़ने के बाद कई सारे टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर एक बॉक्स वगैरह बनाते हैं, तो उस समय तो सीटों के टुकड़ों को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। जैसा कि लिखा है सीट के टुकड़ों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या लगाए जाते हैं, ज्वाइंट्स लगाए जाते हैं। इन ज्वाइंट को या कह लीजिए सीट के टुकड़ों को मोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को सीम कहते हैं, सीम कहलाती है। ये भी कई प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। सबसे पहला आता है लैप सीम। इसमें क्या होता है, एक सीट को दूसरे सीट के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करके चढ़ा करके जोड़ा जाता है। इसमें इसका प्रयोग बेसिकली हम करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल आकृति वाला हमारा कोई सीट है उसके टॉप और बॉटम को जोड़ना होता है। जैसे जो आप बाल्टी वगैरह प्रयोग करते हैं उसमें देखते हैं अगर कोई दो पार्ट में है तो जो नीचे बॉटम वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है अंदर होता है। तो जब इस प्रकार के किसी सिलेंड्रिकल पार्ट को जोड़ना होता है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, लैप सीम का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें आता है ग्रुप्ड सीम। ग्रुप्ड सीम क्या होता है, इसमें जब हमें सीटों को जोड़ना होता है तो उन्हें आपस में फंसा कर विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट लगाए जाते हैं जिससे कि वो आसानी से खुले ना। तो प्रयोग कब करते हैं, जब कभी भी हमें सीधे कर्व सतहों पर जोड़ लगानी होती है या कह सकते हैं जो भी स्ट्रेट कर्व सरफेस होती है वहां पर जोड़ लगाना होता है तो प्रयोग किया जाता है ग्रुप्ड सीम का। और जो आजकल के जो मॉडरेट लेवल के पेपर आते हैं इसमें इसके अलाउंस के बारे में पूछा जाता है कि जब इन सीटों को जोड़ा जाता है तो उनके मध्य अलाउंस कितना दिया जाता है जिससे कि उसमें बेंडिंग वगैरह ना हो। तो अलाउंस इसके लिए दिया जाता है, इसमें तीन टर्म बेसिकली प्रयोग होते हैं, ए डब्ल्यू एंड टी। ए का मतलब होता है जो अलाउंस देते हैं, डब्ल्यू का मतलब होता है जो सीट की चौड़ाई विड्थ होती है और टी होती है थिकनेस जो सीट की मोटाई होती है। तो या तो इसका फिगर दे दिया जाता है, आपको पहचानना होता है कि ये कौन सा ज्वाइंट, ये कौन सा सीम है, या फिर उससे आपको ए की वैल्यू निकालनी होती है, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप्ड सीम के लिए अलाउंस कितना होता है। तो ये होता है ए बराबर डब्ल्यू प्लस 3 टी।
मतलब सिंगल चौड़ाई और डबल थिकनेस, सॉरी ट्रिपल थिकनेस। तो ए बराबर W+3T ये होता है ग्रुप सीम के लिए। इसका जो फिगर है पीडीएफ में दिया रहेगा, आप वहां से जाकर इसको क्लियर कर लीजिएगा इन चारों को। नेक्स्ट आता है सिंगल सीम। सिंगल सीम जब कभी भी हमें बॉटम वाली बॉडी को वर्टिकल बॉडी से जोड़ना होता है, सीधे सीधे यही स्टेटमेंट लिखा मिलता है कि जब आपको बॉटम बॉटम वाली बॉडी को वर्टिकल बॉडी के साथ जोड़ना होता है तो कौन सा प्रयोग करते हैं, तो सिंगल सीम प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे हम पैंड डाउन ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। ये आपको फिगर जब दिया जाता है तो वहां पर लिखा होता है पैंड डाउन ज्वाइंट। तो पैन डाउन ज्वाइंट क्या है, ये सिंगल सीम को ही पैन डाउन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो अलाउंस होता है ये बराबर होता है 2W+2T। किसके लिए, सिंगल सीम के लिए ये बराबर 2W+2T। तो नेक्स्ट आता है डबल सीम। ये बेसिकली सिंगल सीम ही जैसा होता है, अगर सिंगल सीम को ही डबल कर दिया जाए तो डबल सीम की प्राप्ति होती है। ये काफी अधिक स्ट्रांग होता है और मजबूत ज्वाइंट होता है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब कभी भी फॉरवर्ड एज को ऊपर की तरफ रखना होता है तो इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है, काफी स्ट्रांग ज्वाइंट होता है। डबल सीम को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे नॉक्ड अप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। सिंगल सीम को हम पैन डाउन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं और डबल सीम को नॉक्ड अप ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। इसके लिए जो अलाउंस होता है ए बराबर 2W+3T। सिंगल में क्या था 2W+2T था और डबल वाले में 2W+3T। मतलब थिकनेस थोड़ा ज्यादा हो जाती है। बेसिक सी अगर सिंगल है तो थिकनेस कम होगी, डबल है तो थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये बराबर 2W+3T होता है डबल सीम के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर जो लास्ट है डबल ग्रुप सीम ज्वाइंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो रफ वगैरह होते हैं, सॉरी जो रूफ वगैरह होते हैं, छत वगैरह होते हैं, उसमें कौन सी ज्वाइंट लगाई जाती है। तो छत के निर्माण के लिए हम प्रयोग करते हैं डबल ग्रुप सीम ज्वाइंट का। लिखा हुआ भी कि इसका प्रयोग रूफिंग मतलब रफ वाले कार्य के लिए और पेनलिंग वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मींस रूफिंग और पेनलिंग ज्वाइंट के लिए प्रयोग करते हैं डबल ग्रुप सीम ज्वाइंट का। इसके लिए सबसे ज्यादा अलाउंस रखा जाता है, ये बराबर होता है 4W+4T। ठीक है, ये बराबर 4W+4T। एक बार सारा फिर से देखते हैं। अगर आपका ग्रुप्ड सीम है तो वहां केवल एक ही W दिख रहा है, बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसमें आपको केवल एक W हो। अगर W अकेला है तो मतलब क्या है, वो ग्रुप्ड सीम है। ठीक, और अगर 2W2T मतलब दोनों बराबर है, W और T दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है और 2 है, तो हो जाएगा सिंगल सीम में। और इसी में अगर T की वैल्यू थोड़ी ज्यादा कर दी जाए, मतलब थिकनेस ज्यादा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी, डबल सीम में चली जाएगी। और दोनों अगर W और T सबसे ज्यादा हो तो सबसे ज्यादा ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है 4W+4T, तो हो जाएगा डबल ग्रुप सीम ज्वाइंट। इसको आप फिगर से भी एक बार क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी लैप सीम, सिंगल सीम या फिर डबल सीम उसको हमें जोड़ना होता है, लॉक करना होता है, तो उसके लिए सोल्डरिंग या ब्रेजिंग के द्वारा उस ज्वाइंट को हम लॉक कर सकते हैं। और जब हमें ग्रुप सीम को लॉक करना होता है, जो ग्रुप सीम के द्वारा ज्वाइंट लगाए जाते हैं, उसको लॉक करने के लिए एक हैंड टूल प्रयोग किया जाता है जिसे हैंड ग्रूवर के नाम से जानते हैं। तो हैंड ग्रूवर क्या है, बेसिकली हैंड टूल है जिसका प्रयोग सीट की क्लोजिंग या फिर लॉकिंग करते समय किया जाता है। जब सीट के जोड़ लगाए जाते हैं तो आप उनके ज्वाइंट को क्लोज करना होता है, लॉक करना होता है, तो उसके लिए हैंड ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अगर सिंगल सीम है, डबल सीम है या फिर लैप सीम है तो उसको हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग से लॉक करते हैं। जबकि अगर ग्रुप सीम है तो उसको हैंड ग्रूवर के द्वारा लॉक किया जाता है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आती है नॉचेस। जब कभी भी सीटों को मोड़ना होता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीट होती है, अगर उसे उसी में मोड़ दिया जाए तो उतनी सही ज्वाइंट नहीं बनती और देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती। तो क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को हम काट कर निकाल देते हैं। तो सीट को आवश्यक साइज में काटने की प्रक्रिया या कह लीजिए कि निश्चित आकार में बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नॉचेस कहते हैं। ये डिफिनेशन एज इट इज दिए जाते हैं कि सीम क्या होता है, तो सीट के टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया जो ज्वाइंट लगाते हैं उसे सीम कहते हैं, और जो सीट को क्या करते हैं, काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉचेस कहते हैं।
नॉचेस भी अकॉर्डिंग टू वर्क कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट या फिर स्लिट नॉच। स्ट्रेट नॉच कहिए या फिर स्लिट नॉच कहिए। जब भी कभी हमें शीट को एक सिधाई में काटना होता है, उसके किनारों के साथ साथ में कटिंग करनी होती है, तो होती है स्ट्रेट या फिर स्लिट नॉच। शीट को मोड़ने से पहले एक सीधी रेखा में जो कट लगाते हैं, सीधी रेखा में जो कटिंग करते हैं, उसे हम स्ट्रेट या स्लिट नॉच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होती है इसमें स्क्वायर नॉच, वर्गाकार नॉच जिसे कहा जाए। तो शीट से अगर हमें वर्गाकार या आयताकार जब बॉक्स बनाना होता है, तो उसके लिए जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको काटने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं स्क्वायर नॉच। तो पूछा जाता है जब बॉक्स बनाते समय आयताकार या वर्गाकार बॉक्स बनाते समय कौन सा नॉच प्रयोग किया जाता है, तो स्क्वायर नॉच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है स्लैंट नॉच। इसकी हिंदी होती है तिरछा नॉच, मतलब ये तिरछा काटे जाते हैं। तो स्लैंट नॉच का आपको डिग्री पूछा जाता है कि ये कितनी डिग्री पर कटिंग की जाती है, तो ये बेसिकली 45 डिग्री पर कटिंग की जाती है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब कभी भी हमें सिंगल हेम को समकोण पर बनाने की जरूरत होती है। जो सिंगल हेम होता है, हेम हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि हेम क्या होता है। तो जब भी कभी हमें सिंगल हेम की जरूरत पड़ती है समकोण पर बनाने के लिए, तो वहां पर स्लैंट नॉच, तिरछी नॉच का प्रयोग किया जाता है। इसका बेसिकली एंगल पूछते तो कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर कटिंग करते हैं शीट की। इसके बाद आता है बी नॉच। बी नॉच में क्या होता है, ये दोनों किनारों से 45 डिग्री पर काटी जाती है। अगर स्लैंट नॉच है तो एक ही तरफ से 45 डिग्री पर होगी, अगर हम दोनों तरफ से 45 डिग्री पे काट देंगे तो हो जाएगा बी नॉच हो जाएगा। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब भी हमें चाप को कभी समकोण पर मोड़ना होता है, राइट एंगल पे या 90 डिग्री पर शीट को मोड़ना होता है, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है बी नॉच का। ध्यान रखेंगे, अगर वर्गाकार या आयताकार बॉक्स बनाने की बात की जाए तो वहां स्क्वायर नॉच होगा, लेकिन अगर हमें शीट को केवल जस्ट 90 डिग्री पर मोड़ देना है तो वहां पर प्रयोग की जाएगी बी नॉच। ठीक। इसके बाद आती है वायर नॉच। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। जब कभी भी हमें जॉब में क्या करना होता है, सीटों में वायर डालना होता है, जो बाल्टी वगैरह होती है उसके आप ऊपरी पार्ट पे देखते हो तो उसमें एक वायर डाला होता है, तो उसके पेरी फेरी होती है, सरकमफ्रेंस परिधि होती है, जिससे कि उसकी मजबूती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें सीट में वायर डालने के लिए हम वायर नॉच को काटते हैं। ये कितने डिग्री पर काटा जाता है, तो वायर नॉच को 30 डिग्री पर काटा जाता है। और जो इसकी नाच की दूरी होती है, जो भी हम वायर उसमें डालने वाले हैं, उसके व्यास से पाई गुना, या फिर पाई की वैल्यू की बात की जाए तो 3.5 गुना या 3.14 गुना, और बेसिकली 3.5 गुना दिया होता है, उससे क्या होती अधिक होती है। तो फिर नाच हम काटते हैं, जो उसकी दूरी होगी वो तार के व्यास से पाई गुना या 3 सही 1/2 गुना अधिक होती है। किसके लिए होती है, वायर नाच की कितने डिग्री काटी जाती है, 30 डिग्री के एंगल पे काटी जाती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जाना सबसे पहले स्टेक के बारे में, फिर सीम के बारे में, और फिर नॉचेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेम के बारे में, उसके साथ साथ कुछ ज्वाइंट के बारे में, और कौन कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।